Hey students, so our today's topic is AC voltage applied to series LCR circuit. ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। ये हमें जो सर्किट दिया है वो LCR सर्किट है। मींस इसमें तीन टाइप के जो हैं रेजिस्टेंसेस कह लो, अपोजिशन वो लगी होती हैं, जो कि हैं इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन टाइप यहाँ पर बनाया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ सकता है। Derive an expression for impedance and phase angle for a series LCR AC circuit using a phasor diagram. ठीक है, a circuit containing inductor of pure inductance L, capacitor of pure capacitance C and resistor of resistance R all joined in series across an AC supply is shown in figure. ठीक है, तो हमने क्या सबसे पहले किया, यहाँ पर LCR सर्किट शो करना था, वो भी AC में। तो हमने क्या किया देखिए, ये हमने सबसे पहले एक एसी सोर्स ले लिया, इसको हम कहते हैं एसी सोर्स। आप पास में लिख भी सकते हैं एसी सोर्स। एसी सोर्स कह सकते हैं इसको, हम एसी वोल्टेज कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हमने वी से डिनोट किया है और इसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम एसी कहते हैं। ओके, अब इस एसी सोर्स के साथ हमने सीरीज में क्या क्या कनेक्ट किया। एलसीआर सर्किट है, LCR सर्किट है, तो सीरीज में हमने इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जो है लगाया सीरीज में। ये देखिए मैं आपको शो करती हूँ। अब ये है एसी सर्किट, इसमें हमने सीरीज में लगाया, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ आप बना लीजिएगा, ये एरो है, ये आई करंट है। ये है सबसे पहले इंडक्टेंस ऑफ कॉइल एल। ठीक है, इंडक्टिव कॉइल है तो इसका इंडक्टेंस एल है, ये लगा दिया हमने सीरीज में। साथ ही में कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटेंस सी है जिसका, और साथ ही में रजिस्टर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, फिर हमने देखा कि कैसे कैसे ये वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू करंट। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर है उसको हमने वी एल से डिनोट किया, जो कि करंट के साथ पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो पोटेंशियल ड्यू टू कैपेसिटेंस है वो भी करंट के साथ 90 डिग्री का एक एंगल बना रहा है, और जो करंट और पोटेंशियल ड्यू टू रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल है, मतलब दोनों 180 डिग्री के एंगल पर हैं। ठीक है, वो आपस में पैरेलल है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर कह लो या पैरेलल कह लो। ठीक है, और ये जो बनाकर यहाँ पर लिखा हुआ है VOL, V0C, V0R, ये इनके पोटेंशियल हैं रिस्पेक्टिव। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, लेट V बी द अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द सीरीज LCR सर्किट। तो मैंने यही जो आपको सबसे पहले कहा कि जो V है यहाँ पर वो ही है आपकी अप्लाइड वोल्टेज इन द LCR सर्किट। ठीक है, हमने V तो हमें पता चल गई, अब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ V एंड I निकालते हैं, जिसको हम लिखते हैं द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द सीरीज LCR सर्किट आर गिवन बाय, फर्स्ट है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये हम अपनी तरफ से लेते हैं। ठीक है, एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इसको हम 1 और 2 लेट कर लेंगे। यहाँ पर फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फाई जो हमने लिया है वो है फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट लेट एट एनी इंस्टेंट। अब जो ये V0R, V0L, V0C हैं, ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं। जो VR, VL, VC हैं वो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, और V0R, V0L, V0C इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इंस्टेंट वैल्यूज़ हैं। फिर ये है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चॉफ लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता होता है, जो आपका KVL लॉ है वही है ये,
कि all the sums of the EMFs and voltages in a loop or a closed ring is equal to 0. ठीक है, कि जो भी लूप है उसका जो सम है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ जो सारी वोल्टेज अक्रॉस द लूप है वो सभी लूप्स के सम से हम निकाल सकते हैं। वही हमने लिख दिया इंस्टेंटेनियस V इज इक्वल टू V नॉट R प्लस V नॉट L प्लस V नॉट C। ये थर्ड हमारा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड हैज़ डिफरेंट फेज विद रिस्पेक्ट टू करंट। जो भी टर्म राइट साइड पर है यानी कि ये तीनों टर्म, इनका अलग अलग फेज है वोल्टेज और करंट के साथ। ठीक है, करंट के साथ। नाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये करंट लिखा है, ये इन लिखा है। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट इन द सीरीज LCR सर्किट वी प्लॉट द फेजर डायग्राम। अब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका। लेट I नॉट बी द फेजर रिप्रेजेंटिंग करंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय OA। जो I नॉट है वो फेजर रिप्रेजेंटिंग करंट शो करेगा। तो I नॉट देखते हैं यहाँ पर। I नॉट जो है वो आपका डायग्राम में नहीं है, वो जस्ट OA I नॉट is represented by OA. The voltage across resistor R is in phase with I naught, so V naught R is represented along OA dash. ठीक है, ठीक है। तो जो ये है यहाँ पर OA ये रिप्रेजेंट कर रहा है I नॉट को, और जो ये है OA डैश ये V नॉट R को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लिखा हुआ है द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इन फेज विद करंट I नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय V नॉट R। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें बताई हुई बात है वो है द वोल्टेज I नॉट R, I नॉट वेक्टर R इज इक्वल टू I नॉट वेक्टर XL अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स करंट I नॉट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। जो इंडक्टर है वो रेजिस्टेंस को पाई बाय 2 से लीड कर रहा है। इंडक्टर रेजिस्टेंस को, ये देखिए ये है इंडक्टर, ये है रेजिस्टेंस, इसके दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको ये पाई बाय 2 से लीड कर रहा है। नेक्स्ट, द वोल्टेज V नॉट C इज इक्वल टू I नॉट XC क्रॉस द कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। V नॉट C और लैग्स बिहाइंड द करंट और I V नॉट C और I यहाँ पर ये जो है ये भी पाई बाय 2 का जो है उसको लीड करवा रही है। देन अब हम देखेंगे, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, सेम आपने डायग्राम बना देना है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर O पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ये है V नॉट L, V नॉट R एंड V नॉट C। इन दोनों के बीच में 90 का एंगल, ये ओमेगा T प्लस फाई का एंगल, और नीचे ये V नॉट C। ऐसे ही एक और डायग्राम बनाएंगे। जो फिगर ए है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडक्टर जो है वो I नॉट को लीड कर रहा है पाई बाय 2 के एंगल से, और जो डायग्राम नंबर 2 है उसमें क्या बताया हुआ है कि जो कैपेसिटर है वो लैग बिहाइंड कर रहा है करंट से पाई बाय 2 along OC नॉट C। यस, ये V नॉट R है, तो ये यहाँ पर जो लैग हुआ वो आ गया V नॉट C प्लस V नॉट L। ठीक है,
नेक्स्ट अब आगे देखते हैं इसकी डेरिवेशन। नाउ फेजर वी नॉट एल एंड वी नॉट सी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वी नॉट एल और सी ऑपोजिट है, तो जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो प्लस में बन जाएगा, ठीक है। द सीरीज एल सी आर सर्किट इज कैपेसिटिव डोमिनेटेड, जो इसमें कैपेसिटेंस है वो ही डोमिनेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा मतलब वो ही है, तो उसको हम बड़ा मान लेके चलेंगे और इंडक्टेंस को छोटा मान के इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इसके वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ पर लिख लिया आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल इक्वल टू आई नॉट कॉमन कर लिया, एक्स सी माइनस एक्स एल आ गया, ठीक है। फिर आ गया द एंगल बिटवीन वी नॉट आर एंड वी नॉट सी प्लस वी नॉट एल इज पाई बाई 2। यहाँ पर वी नॉट आर एंड वी नॉट सी प्लस वी नॉट एल, ये वाले एंगल की ही बात कर रहे हैं कि ये टोटल एंगल जो है 90 का है वी नॉट आर और वी नॉट सी प्लस वी नॉट एल के बीच का, ठीक है। तो हम कंप्लीट अ पैरेललोग्राम ओ ए सी डी, द रिजल्टेंट फेजर वी नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ डी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फेजर इज गिवन बाय ओ डी। ओ डी पर जाएंगे, हाँ, तो जो ओ डी है उसको ये रिजल्टेंट फेजर मान लेते हैं, यहाँ पर जो ओ डी है उसको रिजल्टेंट फेजर मान लेते हैं, और जो ये वाला ओ ए फेजर है और ये जो नीचे फेजर है इन दोनों को प्लस करके इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, सो इसका नॉर्मल वैल्यू वी नॉट नॉर्मल इज अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर एंड दिस का स्क्वायर। ये देख लीजिए, आप नीचे लिखा हुआ है आराम से, आप देखिए कि वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है, ठीक है। फिर हम आराम से वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी। यहाँ पर ना क्वेश्चन में आई थिंक लिखा नहीं हुआ, हाँ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, आप ना यही एक पॉइंट ऐड कर लेना कि जो जैसे हमने पहले रेजिस्टेंस वगैरह में किया था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज गिवन बाय वी एल इक्वल टू आई एक्स एल, ये बातें यहाँ पर लिखी नहीं हुई। लेट द let I be the RMS value of voltage, RMS value of voltage, बाकी मैं बातें साइड में लिख देती हूँ। आप ये पूरा पूरा लिख लेना, ठीक है, यहीं पर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर is equal to VL is equal to I एक्स एल, वी नॉट लिख लेना, ठीक है, वी नॉट इक्वल टू आई एक्स एल, ठीक है। ओके, यहाँ वी आई नॉट आर और आई नॉट एक्स एल लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी दोनों भी लिख लेना। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी नॉट आर इज इक्वल टू आई आर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू वी नॉट सी इज इक्वल टू आई नॉट आई इंटू एक्स सी, ठीक है।
यहाँ पर अब जगह नहीं है तो मुझसे लिखा नहीं गया, ठीक है। तो वो सारी बात लिख लेनी है आपने ऊपर, तभी हम यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करेंगे कि वी नॉट आर की वैल्यू आई नॉट आर है, वी नॉट सी की वैल्यू आई नॉट एक्स सी, वी नॉट एल की वैल्यू आई नॉट एक्स एल, ठीक है। फिर इनका स्क्वायर हो गया सबका, इसका स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर आ गया आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ से हमने आई नॉट जो है आई नॉट का स्क्वायर ही अलग कर लिया, तो साथ में एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर आ गया। तो आई नॉट का स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो आर स्क्वायर प्लस दिस आ गया। तो आई नॉट जो है उसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये नॉर्मल आई नॉट बन गया। ये साथ में ऐसे ही चलेगा, आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। और जो ये आई नॉट है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाकर वी नॉट अपॉन आई नॉट बन गया, जिसकी वैल्यू की हमने सोची हुई है वो है जी, यानी कि इम्पिडेंस, जी इज़ द इम्पिडेंस। और राइट हैंड साइड ऐसे ही आ गई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। इसको हम 4 बता देंगे वैल्यू, और इसकी 3, यानी कि इसको हम 3 इक्वेशन मान लेंगे, इसको 4। अब नेक्स्ट क्या है, वेयर z इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट इज कॉल्ड द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज सर्किट। इसी को हम इम्पीडेंस कहते हैं। फिर इम्पीडेंस के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। इम्पीडेंस इट मीन्स द इफेक्टिव अपोजिशन और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सीरीज। इम्पीडेंस सिंपली क्या है, वैसे जैसे नॉर्मल सर्किट्स में रेजिस्टेंस होता है तो हम रेजिस्टेंस कह देते हैं कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इम्पीडेंस क्या है, ओवरऑल ऑपोजिशन। यहाँ पर ओवरऑल ऑपोजिशन किसकी किसकी वजह से हो रहा है, आर एल सी आर तीनों की वजह से हो रहा है। तो जो टोटल है उसको हम इम्पीडेंस कह रहे हैं, जी से डिनोट करते हैं। फिर जैसे यहाँ पर एक्स सी और एक्सएल था, तो यहाँ पर इन्होंने वैल्यूज़ यूज़ की हैं सी ओमेगा उसकी जगह और 1/L ओमेगा, और वही इक्वेशन को दोबारा लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन सीरीज LCR सर्किट। लेट फाई बी द एंगल बिटवीन फेजर वी नॉट आर एंड द रिजल्टेंट फेजर वी नॉट। ये वी नॉट आर और वी नॉट के बीच का फेजर है। तो जो टेंजेंट फाई है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर, जिसका फॉर्मूला टाइप बन गया, ठीक है। तो इसमें से हम आई नॉट जो है कॉमन कर लेंगे, तो वैल्यू आ गई एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। ये हमने कैसे फाइंड किया टेंजेंट फाई की वैल्यू, हम पहले फाई देखेंगे जाकर कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर है फाई, यहाँ। अब अगर मैंने फाई की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले ट्राइंगल में देखूंगी, ठीक है। टेंजेंट फाई जो है जो टेंजेंट फाई है उसकी वैल्यू है वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल अपॉन आर। वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर। तो यहाँ से मैंने फाई का जो है टेंजेंट लिया, तो वी नॉट आर एक साइड आ गया और दूसरी साइड वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल आ गया। उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। ये आपका मेन आंसर है, टेंजेंट फाई की वैल्यू। तो इसके बाद है हमारे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस हैं जो हैं उसमें हमने वैल्यूज़ जो हैं एक्सएल और एक्ससी की उनको चेंज किया है। जैसे कि फर्स्ट केस है वो हमें कह रहा है कि जो व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, तो हमें पता है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको हम एक्सएल कहते हैं, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है हम उसको एक्सएल से डिनोट करते हैं। और जो कैपेसिटेंस है
उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस से डिनोट करते हैं। एक्स सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इनकी वैल्यूज़ एक्सएल की एल ओमेगा और एक्स सी की 1/c ओमेगा होती है। तो अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल है तो टेंजेंट फाई का जो फॉर्मूला है एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, तो इक्वल है तो सेम लिख सकते हैं, सब जीरो हो गया। तो टेंजेंट फाई जब जीरो है, टेंजेंट कब जीरो होता है, टेंजेंट जीरो इज जीरो, यानी कि फाई की वैल्यू भी जीरो होगी। अगर फाई जीरो हो गया तो जो ग्राफ है उसमें चेंज आ जाएगा और वो देयर विल बी दस देयर इज अ नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। और जो हमारा सर्किट है वो प्योर कैपेसिटिव बन जाएगा, वो आर एल सी नहीं रहेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस वाला सर्किट बन जाएगा। ठीक है। फिर इम्पिडेंस के बारे में उन्होंने बताया है, द इम्पिडेंस ऑफ द सच सर्किट इज गिवन बाय जेड इज इक्वल टू आर विच इज मिनिमम। जेड इज इक्वल टू आर आएगा। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आपको आ सकता है। ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये जो एसी की फ्रिक्वेंसी है उससे इंडिपेंडेंट हो जाती है, उस पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट केस क्या कहता है कि जो एक्सएल जब एक्ससी से ग्रेटर देन हो या एल ओमेगा इज ग्रेटर देन सी ओमेगा, अगर ये माइनस के पीछे की चीज़ ग्रेटर है और माइनस के आगे की चीज़ छोटी है तो आंसर पक्का नेगेटिव आएगा। ऐसे ही जो फाई है वो भी नेगेटिव में चला जाएगा। दिस मीन्स द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल फाई। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज है वो करंट को फाई एंगल से लीड कर रही है। सच एलसीआर सर्किट इज नोन एज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। वैसे सर्किट को हम इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट कहते हैं, यानी कि इसमें जो इंडक्टेंस है वही लीड करेगी और इसमें जो है कोई भी रोल नहीं बचता कैपेसिटेंस का और रेजिस्टेंस का। ठीक है। अब लास्ट जो है वो क्या कह रहा है, पॉइंट व्हेन एक्सएल इज लेस देन एक्ससी। जब एक्सएल एक्ससी से लेस देन हो तो एल ओमेगा इज लेस देन 1/c ओमेगा, तो टेंजेंट फाई जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर है टेंजेंट फाई की वैल्यू, अगर ये चीज़ बड़ी होगी, बड़ी में से छोटी चीज़ निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे ही अगर टेंजेंट फाई जो है वो इसके इक्वल है तो आंसर पॉजिटिव आ गया और जो फाई की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। दस द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ फाई। पिछला वाला जो था वो लीड कर रहा था करंट को, ये वाला जो है लैग कर रहा है। सच एलसीआर सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। देखिए तीनों सर्किट तीन टाइप के बन गए, पहला रेजिस्टेंस डोमिनेटेड, दूसरा इंडक्टेंस डोमिनेटेड, तीसरा कैपेसिटेंस डोमिनेटेड। ठीक है। सो ये था हमारा आरएलसी का टोटल टॉपिक। ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया हो। आप ये जो लाइंस मैंने बताई थी ना ये ज़रूर लिख लीजिएगा यहाँ, इसके बाद वी के बाद कि लेट आई बी द आरएमएस वैल्यू। ये मैं नोट्स में नहीं ऐड कर रही। ठीक है। ये बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि ऐसे लेट आई बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। नेक्स्ट आपने लिखनी है पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज गिवन बाय वी नॉट एल इज इक्वल टू आई नॉट एक्स एल। नेक्स्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय वी नॉट सी इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी। लास्ट जो चीज़ लिखनी है वो लिखनी है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज गिवन बाय वी नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट आर। ठीक है। आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। ठीक है। ये जो हमारा सारा डॉक्यूमेंट है वो एकदम क्लीन हो गया। ठीक है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है।